नाज़रीन, एक मरतबा फिर मुझे मिर्ज़ा अफरीदी पे बात करनी पड़ेगी। वजह यह है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला खैबर है और यहाँ पे एक ही सीट है NA-27, पेशावर के नज़दीक है ये। तो ये जो NA-27 है, यहाँ पे पहले 2 हल्के हुआ करते थे, बाद में 1 हल्का बन गया और यहाँ पे 2 उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली के लिए। एक नूरुल हक कादरी साहब थे और दूसरे इकबाल अफरीदी साहब थे। तो जब ये 1 हल्का बन गया तो दोनों में से एक को टिकट मिलना था। तो इमरान खान साहब ने ज़ाती तौर पे दरख्वास्त की नूरुल हक कादरी साहब से कि आपको हम सेनेट के अंदर अकोमोडेट करेंगे, मेरा आपसे वादा है, और इकबाल अफरीदी साहब जो हैं इनको आप सपोर्ट कर दें कौमी असम्बली के इलेक्शन में। तो नूरुल हक कादरी साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने कुर्बानी भी बहुत दी थी पार्टी के लिए और बहुत एहतजाज भी किए थे, बड़ा जोर भी लगाया था, इमरान खान का साथ दिया था। तो इकबाल अफरीदी साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के शाहजी गुल अफरीदी साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए। शाहजी गुल अफरीदी साहब जो हैं वो नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए आए और दूसरी तरफ से जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इकबाल अफरीदी थे। इन दोनों के बीच में खुला मुकाबला था और इसमें मिर्ज़ा अफरीदी का ताल्लुक क्योंकि इस ज़िले से है और वहाँ पे इनकी पोजीशन जो है, इनकी फैमिली की काफ़ी मजबूत है। ये वैसे रिश्तेदार हैं जावेद अफरीदी साहब के, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं और इमरान साहब के लिए, इमरान खान साहब के अस्पताल के लिए बड़ी डोनेशन भी करते रहे हैं। लेकिन उनकी डोनेशंस के बावजूद इमरान खान साहब ने इनकार किया था, यानी पैसे की बलबूते पे या डोनेशन के बलबूते पे जब उन्होंने दरख्वास्त की थी तो मिर्ज़ा अफरीदी को इमरान खान साहब ने सेनेटर बनाने से 2018 में भी इनकार कर दिया था। और 2018 में फिर सेनेटर बनने के लिए जो मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं उन्होंने फिर आज़ाद हैसियत में PMLN की सपोर्ट ली और बाद में उन्होंने बंदे खरीद के वो सेनेटर बन गए। 2021 में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ गए। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरी तो उसके बाद वो गायब हो गए, उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब 2024 का जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी 2024 को, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 8 फरवरी 2024 को मिर्ज़ा अफरीदी और उनकी फैमिली किसको सपोर्ट कर रही थी। तो ये एक तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये बिलावल अफरीदी हैं जिनकी ये ट्वीट है। ये साबिक MPA भी हैं और नून लीग के जो MNA के कैंडिडेट हैं उनके बेटे भी हैं। और इन्होंने कहा, ये बता रहे हैं कि आज कौम सिपा हाजी मोहम्मद साहब का MNA और इनके ज़ेरे निगरानी कोई शाह आलम हाउस में एक बड़ा जलसा जारी है। ये एक्चुअली एक डेरा जिसको कहते हैं हम लोग पंजाब में, या वहाँ पे एक हुजरा कहते हैं, ये मिर्ज़ा अफरीदी का हुजरा है और इस हुजरे के अंदर जो है वो ये इतना बड़ा जलसा हो रहा है, इकट्ठ हो रहा है। तो इन्होंने जो सपोर्ट दी थी वो शाहजी गुल अफरीदी को दी थी। यानी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो मिर्ज़ा अफरीदी और उनकी फैमिली ने सपोर्ट दी थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के उम्मीदवार इकबाल अफरीदी को नहीं दी, बल्कि उन्होंने ये सपोर्ट दी थी मुस्लिम लीग नून के शाहजी गुल अफरीदी को। और ये जनाब सपोर्ट है और ये उसका एक सबूत मैंने आपके सामने रख दिया है और वहाँ सारा इलाका ही जानता है। वैसे मेरी जो है वो MNA साहब से बात हुई, उन्होंने कहा मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ, बल्कि जो MNA साहब है इकबाल अफरीदी वो तो कह रहे हैं मैं हैरान हो रहा हूँ कि इमरान खान ने वादा किया था नूरुल हक कादरी से और उन्होंने मेरे हक में इसलिए वो दस्तबरदार हुए थे। लेकिन जब मैंने ये देखा कि मिर्ज़ा अफरीदी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार बन रहा है और 2 MPA अब्दुल गनी और सुहेल अफरीदी ने उनके लिए तजवीज़ कुनंदगान और तायीद कुनंदगान की हैसियत से कागजात जमा करवाए हैं, वो कहते हैं हम तो हैरान हो गए, इलाके के लोग भी हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। और इलाके में लोग सरापा एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि हमने तो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा हुआ है और इनकी पूरी फैमिली ने नून लीग को सपोर्ट की है और अब ये आ गए जनाब सेनेटर बनने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निश्चित पे। अच्छा, इन्होंने एक धमकी भी लगाई हुई है। इन्होंने कहा जी हमारे पास पैसा वैसा बहुत है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें ये सीट नहीं देती बिला मुकाबला तो फिर हम मुकाबले में आएंगे और बिला मुकाबला इलेक्शन होने ही नहीं देंगे और मुकाबले में आकर आपके MPAs खरीदेंगे और MPAs खरीद के हम सेनेटर बन जाएंगे। ये जनाब एक दावा भी मिर्ज़ा अफरीदी साहब के लोग वहां पे कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहरहाल इमरान खान साहब ने तो मना किया था, लेकिन पार्टी इनका नाम डाल चुकी है और पार्टी की क़यादत जो है वो इनको हर हाल में इलेक्शन लड़वा के और सेनेटर फिलहाल अब तक की इतला के मुताबिक तो बनाना चाहती है और इसका उन्होंने फैसला कर लिया है। अब नाज़रीन कुछ और खबरें हैं। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अनाउंसमेंट की है अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर भी, और इसका ये डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। फिरदौस शमीम नकवी साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के,
उनके दस्तखत से ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि शेर अफजल मरवत साहब की जो बुनियादी रुकनीत है तहरीक इंसाफ के मेंबर की हैसियत से, उसको कैंसिल कर दिया गया और ये उनके खिलाफ जो है वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के ऊपर एक एक्शन लिया गया है। उन्होंने कहा जी उनको पहले नोटिस जारी किया गया था और उन्हें कहा गया था कि वो अपने आप को महदूद करें और पार्टी की पॉलिसी का ख्याल रखें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उसके बाद फिर उनकी बुनियादी रुकनीत जो है वो मुअत्तल की जा रही है, क्योंकि मीडिया में और सोशल मीडिया में हर जगह पे उनके जो स्टेटमेंट्स हैं पार्टी जो कह रही है वो उनकी पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखती थी। फिर उन्होंने कहा जी कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है और अपने आप को पार्टी से ऊपर वो समझते हैं और इसीलिए इनकी जो बुनियादी रुकनीत है और पार्टी के नैरेटिव से अपने आप को ऊपर समझते हैं, लिहाजा उसको फारिग कर दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है द कमेटी हैज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट इफ शेर अफजल मरवत इज एन ऑनरेबल पर्सन ही शुड रिजाइन फ्रॉम द नेशनल असेंबली सीट विच ही वन एज a nominated पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंडिडेट एंड सीक री इलेक्शंस। वो कह रहे हैं जी शेर अफजल मरवत साहब अगर एक काबिल इज्जत शख्स हैं तो फिर उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद से जीती हुई कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा दे दें और दोबारा इलेक्शन लड़ें। ये भी जनाब उन्होंने कहा, शेर अफजल मरवत साहब ने इसका जवाब दिया है। उनका जवाब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूँ, लेकिन एक बात वाजे कर दूँ, खान का सिपाही था और रहूँगा और अपनी हैसियत में लीडर की रिहाई की जो कोशिश कर सका करूंगा। मैं कौमी असम्बली की नशिस्त के हवाले से हल्के और कबीले के लोगों को एतमाद में लूंगा, यानी कबीले से अपने लोगों से पूछूंगा कि कौमी असम्बली की सीट छोड़नी चाहिए या नहीं, उनसे बात करके फैसला करूंगा। मेरे कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया है, गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं। मैं कोशिश करूंगा लीडर से मिलकर अपना मौक़िफ़ उनके सामने पेश करूँ और मैं उन्हें मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। अगर वो मुतमईन ना हुए तो सीट उनकी इमानत है, उसी वक्त वापस लौटा दूंगा। मुझे यकीन है मेरा लीडर जल्द रिहा होगा। पार्टी के अंदर किसी लीडर या कारकुन की मेरे किसी फेल से दिल आज़ारी हुई हो तो तहे दिल से मादरत ख्वाह हूँ। उम्मीद करता हूँ पार्टी रहनुमा मेरे खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करेंगे ताकि बामी एहतराम के उसूल पामाल ना हो। और क्योंकि मेरे कोई सियासी अज़ाइम नहीं, लिहाजा इस फैसले का मेरे मुस्तकबिल पर मुस्बत या मनफी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि मुझे बाज़ाब्ता सुने बगैर मेरे खिलाफ यकतरफा फैसला सादिर कर दिया गया है। अल्लाह पाकिस्तान का, खान साहब का और PTI का हामी और नासिर हो, आमीन। ये जी जवाब है जो लिखा है शेर अफजल मरवत साहब ने इस लेटर को शेयर करते हुए। और शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना है कि जी उन्हें एक मौका दिया जाता वो इमरान खान साहब से मिलते, क्योंकि इमरान खान साहब से उनको नहीं मिलने दिया गया या इमरान खान साहब ने उनसे मिलने से इनकार किया। तो जो बातें इमरान खान साहब को उनके बारे में बताई गई, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में है, उनके पास इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं है इंफॉर्मेशन की, तो लिहाजा शेर अफजल मरवत साहब को लगता है कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वो इमरान खान साहब को कायल कर सकते थे, लेकिन उन्हें यह मौका नहीं मिला। वो अभी भी इसी मौके की तलाश में है और वो ये कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा और मिलकर अपने मामला जो है वो उनके साथ सीधे करूंगा, अदरवाइज इमरान खान साहब कहेंगे तो फिर मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। बहरहाल सियासत बड़ी जालिम होती है। यही शेर अफजल मरवत साहब मैं देख रहा था, इनका तोती बोलता था पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्हें एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे देखा जा रहा था। नौजवान बुजुर्ग खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे, इवन पंजाब में, सिंध में शहरी बहुत बड़ी तादाद में इनके फ़ैन बन गए थे, इनके पीछे चल रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके बीच में चंद चीज़ों को लेकर इख्तलाफात पैदा होना शुरू हुए। क़यादत के साथ इख्तलाफात पैदा हुए, जो बाहर क़यादत मौजूद है उसके साथ इख्तलाफात पैदा हुए। और मैंने एक वक्त था जब मैंने एक मशवरा दिया था शेर अफजल मरवत साहब को, और मैंने ये कहा था कि अगर वो खामोशी इख्तियार करें तो ये वक्त गुजर जाएगा। सियासत जो है वो एक टेस्ट मैच की तरह है, वो अगर कुछ अर्सा खामोश रहें और सही वक्त का इंतज़ार करें तो चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र रख के बैठी हुई थी, जहाँ उन्होंने गलती की वहाँ उन्होंने अब ये एक अनाउंसमेंट जारी कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब देखते हैं कि इस इशू के ऊपर आइंदा क्या होता है। बहरहाल ये पार्टी का इंटरनल मामला है और इमरान खान साहब जो हैं वो इस पर बेहतर फैसला कर सकते हैं। बहरहाल एक फैसला तो उन्होंने कर दिया और ये क्लेम किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने करवाया है। दूसरी जानिब मेरी जो है वो कुछ चीज़ों पे बात हुई महमूद खान अचकज़ई साहब से, और ज़्यादा चीज़ें उस पर ऑफ द रिकॉर्ड हैं। मैंने उनसे एक सवाल पूछा जो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक बात की हुई थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब तो एस्टेब्लिशमेंट के मामले में इमरान खान साहब की तरफ से कभी भी बात नहीं करेंगे। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उनके पास बड़ा क्लियर एक फार्मूला है।
वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को सियासतदान ही आगे बढ़ा सकते हैं। ये महमूद खान अख्तरसई साहब ने कहा। उन्होंने कहा जितने भी गैर सियासी अनासिर हैं उनको बाहर निकालने का वक्त आ गया। और वो ये कहते हैं कि किसी डील के लिए तो इमरान खान भी नहीं कह रहा और डील के लिए तो मैं भी नहीं कह रहा। तो डील के लिए तो कोई किसी से मुलाकात करे ये तो मुनासिब ही नहीं है। पहले एक डील करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा और पाकिस्तान पीछे जाएगा। तो डील के लिए नहीं, बातचीत पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए, बातचीत सबको रास्ता देने के लिए होनी चाहिए। और उनको ये लगता है कि पाकिस्तान का हल जो है वो एक नए इलेक्शन के अंदर ही है, लेकिन वो नया इलेक्शन जो है वो इस तरीके से हो कि सब लोग उस इलेक्शन के ऊपर एतबार करें, एतमाद करें, और फिर एक ऐसा इलेक्शन हो जिसमें धांधली ना हो और उसके बाद धांधली का शोर ना मचे। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं, लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ। वो महमूद अख्तरसई साहब ने बात कोई और की थी और उसका मतलब कोई और पहनाया गया। मुझे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी इल्म है, लेकिन वक्त आने पर वो चीज़ें मैं आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता रखूँगा। एक और चीज़ जो पता चली है वो ये है कि शहबाज गिल साहब के भाई एटलीस्ट बाजियाब हो गए। देखिए, ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा था। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबा ने 48 घंटे का टाइम दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुअज़्ज़िज़ जज साहिबा हैं सिमन रिफत साहिबा, उन्होंने टाइम दिया था 48 घंटे का, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो भी बेंच बैठा होगा उसके अंदर ये लगा दिया जाए। और कल के दिन में ये लगा, और फिर जिस तरीके से केस को सुना और जिस तरीके का ऑर्डर जारी किया जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने, वो बड़ी दिलेरी और बहादुरी वाला काम उन्होंने किया। इससे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक बड़ी शानदार रवायत कायम की। एक शायर थे अहमद फरहाद साहब, उनको बाजियाब करवाया। कुछ और लोगों की बाजियाबी के लिए बड़ी ज़ोरदार आवाज़ उठाई। बल्कि मैं उनकी अदालत में पेश हुआ, मैंने कहा सर काश जब मैं अगवा हुआ था तब आप जज होते तो मुझे 142 दिन तक तकलीफ़ बर्दाश्त ना करनी पड़ती। तो उन्होंने मुझे बड़ी दुआएं भी दी थी। अब जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, वो मौजूद हैं और उन्होंने जो है वो इस केस के अंदर बड़ा ज़बरदस्त मौक़िफ़ लिया और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया और इस तरीके से ऑर्डर किया कि फिर बाजियाब करना पड़ा और वापस उनके घर भेजना पड़ा शहबाज गिल साहब के भाई को। शहबाज गिल साहब के भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पहुंच गए वापस। ये बहुत अच्छी खबर है पूरे पाकिस्तान की तरफ से और इंसानी हकूक़ के जितने भी अलमबरदार हैं उनकी तरफ से, ख़ास तौर पे जितने भी लोग दर्द दिल रखने वाले हैं उनकी तरफ से जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और उनके साथियों का बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो उनको इससे सीखना चाहिए। 142 दिन तक मेरा केस चला, कुछ भी नहीं हुआ। 2 महीने हो गए हैं, अजहर मशवानी के भाई गायब हैं। 2 भाई एक घर से गायब हैं। एक बेटा जिला वतन है, वो बाहर पाकिस्तान से है। 2 बेटे जो दोनों पढ़ाने का काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों गायब हैं। और उन दोनों भाइयों को अभी तक लाहौर हाई कोर्ट बाजियाब नहीं करवा सकी। मेरे ख्याल में बाकी सब लोगों को भी अपने केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाने चाहिए अगर वो अपने प्यारों को बाजियाब करवाना चाहते हैं तो, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में तो केस लटकते रहते हैं, बंदे बाजियाब ही नहीं होते। 2-2 हफ्ते की तारीखें दी जा रही होती हैं। मुझे याद है मुझे जब ये इन्होंने केस चेंज किया था तब मेरी एक दफ़ा शहबाज गिल साहब से बात हुई थी। तो इन्होंने पहले लाहौर से अपना केस वापस लिया और फिर अपना केस जो है वो दायर किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब मुझे ऐसा लगता है कि अजहर मशवानी साहब भी यही करेंगे और बाकी लोग भी यही करेंगे कि केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर आएँ ताकि उनके जो प्यारे हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर वाले, उनके भाई जो हैं वो बाजियाब हो सकें। और मेरी एक गुजारिश है कि अगर कोई भी सहाफ़ी या मैं भी कभी भी खुदा न खास्ता अगवा हो जाए तो सबसे ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस्लामाबाद जाके केस करें, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर केस करें, चाहे वज़ारत दिफा के ऊपर करें या किसके ऊपर भी करें, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएँ। इधर उधर मेरे ख्याल में टकरे मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक गुजारिश और है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब के अलावा हमारा केस कोई भी सुन ले, उनकी अदालत में केस नहीं लगना चाहिए। मैं ये रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ और ये जब कभी खुदा न खास्ता ऐसा मौका आए तो उनको बताया जाए कि जनाब मगवी ने खुद कहा था कि आपकी अदालत में केस ना लगे, बाकी कोई भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज वो केस सुन ले। अच्छा जी, अभी जो इस सारे सिनेरियो में जब ये अफराद लापता हो रहे हैं तो एक फ़ायदा तो हुआ इसमें, कम से कम जो हम पंजाब के रहने वाले लोग हैं या जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें इस तकलीफ का और दर्द का और दुख का तो अंदाज़ा हुआ कि जो हमारे बलोच बहन भाइयों के साथ या जो पश्तून बहन भाइयों के साथ होता था कि लापता अफराद या लापता होने की तकलीफ़ क्या होती है, उस तकलीफ़ को कम से कम हमने महसूस किया। और उस तकलीफ़ के लिए अभी भी बलूचिस्तान में एहतजाज किया जा रहा है, गवादर में, कोयटा में, बहुत सारी जगहों के ऊपर झड़पें हो जाती हैं मुजाहिरीन की लॉ इन्फोर्समेंट के साथ। बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, लोगों को गोलियां लगी हैं, लोगों को चोटें लगी हैं। मेरे ख्याल में रियासत को आगे बढ़ना चाहिए। अभी रियासत ने एक अनाउंसमेंट किया और ये कहा जी 50 लाख रुपया लवाहिकीन को हम देंगे
तो इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है मीडिया पे, और जितने भी लोग हैं जिनके लवाहिकीन मौजूद हैं और जो लोग बेचारे गायब हैं, उनके लवाहिकीन ये कह रहे हैं जी हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारे प्यारे जो हैं वो लौटा दें। यानी मैं इस तकलीफ को महसूस कर सकता हूं कि मेरे घर वालों को कोई 50 करोड़ रुपया भी दे जब मैं गायब हूं, तो वो उनके लिए तो 50 करोड़ रुपया मान ही नहीं रखता। वो कहेंगे जी हमें नहीं चाहिए। 50 करोड़ रुपया छोड़ के 5 अरब रुपया भी आप देंगे तो वो कहेंगे हमें नहीं चाहिए, हमें मेरा बेटा वापस ला कर दो। तो ये तकलीफ को वही समझ सकता है जो इससे गुजरा हो। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हुकूमत इसको इस तरह देख रही है। मेरे ख्याल में उनके जो लापता लोग हैं उनकी बाजियाबी के लिए इकदाम करने चाहिए और रियासत को इसके ऊपर एक बेहतर पॉलिसी बनानी चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जब भी कोई जमात अपोजिशन में होती है, जैसे मरियम नवाज, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल और ANP, फजल रहमान साहब, सब लोग ये आवाज़ उठाते हैं। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जैसे ही PTI भी इवन जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये आवाज़ नहीं उठाते। यानी PTI हुकूमत में थी तो लापता अफराद पे बात नहीं करती थी, अभी वो अपोजिशन में है तो वो बात करती है। तो इसके ऊपर भी तमाम जमातों को बैठकर जब भी वो कोई चीज़ तय कर रहे हो इस मुल्क के लिए, तो ये भी तय कर लें कि जबरी गुमशुदगियाँ नहीं होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए मुल्क के अंदर। बेशक उसके अंदर जो जो तरीक़ाकार है कानून उसके लिए बनाएं, लेकिन आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, आइन की सरबुलंदी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए अगर सारे मिल बैठे तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। नाज़रीन, कुछ और इंकशाफात हैं, कुछ और खबरें हैं, लेकिन अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।